हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी पोर्टल। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में आज पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था भारतीय संविधान की विशेषता। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आगे देख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए, यहाँ पर मैं जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि प्रस्तावना के तत्व, संविधान के अधिकार का स्रोत, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक, मतलब जितने भी टॉपिक दिए हैं ना, सारा प्रस्तावना तक सारा करवा देती हूँ इस वीडियो में। और किसी भी एग्जाम के लिए, फास्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को बहुत अच्छी होगी ये वीडियो। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में सामान्यतः एक प्रस्तावना होती है जिसके द्वारा संविधान में मूल उद्देश्यों वो लक्ष्यों को शामिल किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। प्रस्तावना संविधान की मूलभूत कुंजी होती है प्रस्तावना, जिसमें संविधान के आदर्शों एवं उद्देश्यों का वर्णन होता है। प्रस्तावना के अध्ययन द्वारा संविधान निर्माताओं के उद्देश्य को समझा जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा में पेश किया तथा जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया, से प्रेरित है। इसके द्वारा भारत में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करने का संकल्प लिया गया था। कार्ल्स फ्रेडिक के अनुसार प्रस्तावना के द्वारा वह जनमत प्रकट होता है जिससे संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। प्रख्यात न्यायविद वो संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। किसने कहा? तो ये पालकीवाला, N.A. पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को शामिल किया गया है। नोट: प्रस्तावना अमेरिकी संविधान प्रस्तावना को अपने संविधान में सम्मिलित करने वाला प्रथम देश से ली गई है, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्ष 1976 में संशोधित प्रस्तावना का वर्तमान स्वरूप इस प्रकार है। उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता
समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना के तत्व क्या हैं? तो प्रस्तावना के मुख्य 4 तत्व हैं। तो क्या है? संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान की प्रकृति का स्रोत और संविधान के उद्देश्य का स्रोत और संविधान लागू होने की तिथि। तो अब संविधान के अधिकार का स्रोत में क्या आता है? तो हम भारत के लोग अर्थात जनता। संविधान की प्रकृति स्वरूप में क्या आता है? संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान के उद्देश्य में क्या आता है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। संविधान लागू होने की तिथि कब हुई थी? तो 26 नवंबर 1949 की तिथि उल्लेखित है। तो अब देखते हैं क्या है। हम भारत के लोग प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उससे स्पष्ट होता है कि संविधान के द्वारा अंतरिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता के निहित हैं और इसके निर्माता जनता के प्रतिनिधि हैं तथा भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और इसे भारतीय जनता ने ही राष्ट्र को समर्पित किया है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत आंतरिक एवं बाहरी किसी वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा तथा वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वर्ष 1949 में भारत ने राष्ट्रकूट की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश को इसका प्रमुख माना। फिर भी संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता 1945 में उसकी संप्रभुता को किसी मायने से सीमित नहीं करती। भारत एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते किसी विदेशी राज्य क्षेत्र अर्जित कर सकता है या संवैधानिक अपेक्षाओं
अधीन रहते हुए अपने क्षेत्र का त्याग भी कर सकता है। समाजवादी भारतीय संविधान में समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ स्पष्ट नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़कर स्पष्ट किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1955 के आवाडी अधिवेशन में इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि समाजवाद का आशय सभी लोगों को जीवन की न्यूनतम सुविधा प्रदान करना अवसर की समानता और समाज में शोषण एवं विभेदों को समाप्त करते हुए समाज के समाजवादी ढांचों का निर्माण करता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्य क्या हैं? तो आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी बीमारी को कम करना, संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना, मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। संविधान सभा में प्रो के टी शाह ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ने का आग्रह किया था, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान में अंतर्निहित होने के कारण अस्वीकार कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं क्या पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य द्वारा सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव प्रदर्शित करना है। इसके अनुसार राज्य का कोई भी धर्म नहीं होता तथा राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और न ही राज्य के द्वारा किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। मतलब राज्य और धर्म का अलगाव है। राज्य का कार्य सामाजिक और आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है। मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। लोकतंत्रात्मक प्रस्तावना में जिस लोकतंत्र की परिकल्पना की गई है वह लोकतंत्र राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से हैं। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र शासन के साथ समाज में भी होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता की भावना होगी। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। भारतीय शासन प्रणाली में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार सामयिक चुनाव कानून की सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसमें मूल से सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। अब हम लोग गणराज्य के बारे में देखते हैं। गणराज्य अथवा गणतंत्रात्मक व्यवस्था से आशय है कि देश में सभी पद सभी नागरिकों के लिए खुले होते हैं, अर्थात देश का सर्वोच्च पद भी सामान्य नागरिक प्राप्त कर सकता है। भारतीय राज्य का गणतंत्रात्मक स्वरूप इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या न्याय। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय 3 प्रकार के हैं: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है समाज में हर व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार करना। इसका मतलब समाज में सभी व्यक्तियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करना है। आर्थिक न्याय का अर्थ संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति को छीनना नहीं, बल्कि समाज के वंचित लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। राजनीतिक न्याय का आशय सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी का समान अधिकार प्रदान करना तथा सभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए समूह एवं संगठन के निर्माण का अधिकार देना है। नोट: सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इस तत्व को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। अब देखते हैं हम लोग स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता का
स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध का निषेध तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए संपूर्ण अवसर उपलब्ध करना है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार के विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता वर्णित है। उसके तहत सभी व्यक्ति को मुक्त रूप से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। इसे मूल अधिकारों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है तथा इस अधिकार को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय बताया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से 1789 से लिया गया था। अब देखते हैं हम लोग क्या समानता। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर दो प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्रस्तावना में 3 आयाम शामिल हैं: सामाजिक, राजनीतिक और वो आर्थिक। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को जीवन में अपने व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होगी तथा राज्य की पदों के लिए सभी व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर सके। अब क्या है तो बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता। न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श सभी सार्थक होंगे जब सभी नागरिकों में भाईचारे की भारतीय बंधुत्व की एक ही देश की संपूर्ण होने की भावना को बढ़ावा दिया जाए और इससे भारतीय भाषाएं, धार्मिक और न्याय किसी भी प्रकार के विविधताएं को आड़े नहीं आने दिया जाए। प्रस्तावना में संविधान के मूलभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक का संबंध वर्णन है जो हमारे संविधान के आधार है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श विचार उल्लेखित हैं। यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है तथा संविधान के किसी भाग में अस्पृश्यता हो तो उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार
प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग और आत्मा कहा गया है। इसके अनुसार यह संविधान का आभूषण है तथा यह एक स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाह मानते हैं प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा पत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा संविधान के आदर्शों और साधनों का उल्लेख किया गया है। नोट: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज जबकि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अब देखते हैं हम लोग प्रस्तावना संविधान का भाग। प्रस्तावना का निर्माण भारतीय संविधान बनने के बाद हुआ। अतः प्रस्तावना भारतीय संविधान के अनुसार निर्मित है, न कि प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान बना है। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहा है कि क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। अब बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 में न्यायपालिका द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान में निहित आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाता है और इसलिए यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, जबकि संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। उसके बाद फिर केशवानंद भारतीय मामला 1973 में न्यायपालिका ने बेरुबारी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और यह व्याख्या की कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, क्योंकि इसमें आदर्श और उद्देश्य का वर्णन है जो भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। एस.आर. बॉम्बे बनाम भारत संघ मामला 1994 में उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना और कहा संविधान केवल शासन संचालन का एक माध्यम मात्र नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। NIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
प्रस्तावना के बारे में 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तो क्या? प्रस्तावना में संविधान की शक्ति के स्रोत का वर्णन है। भारत के लोग ना कि यह विधायिका का शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। बेरुबारी संघ केस 1960 के मामले के माध्यम से न्यायपालिका ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पहली बार कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे से संविधान जो प्रस्तावना में उल्लेखित है प्रभावित करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत आहत संशोधित किया गया और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।